civil law. Now it is the time for criminal law. जब सिविल लॉ की बात तो उसमें ज्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट वाले मैटर्स तो थे, माइनर कॉन्फ्लिक्ट वाले मैटर्स, लेकिन वहाँ वो जो कत्लोगारत होती है, नकबज़नी होती है, वो हाई लेवल की चोरी होती है, वो वहाँ पर नहीं था. क्रिमिनल लॉ इसमें वो चीजें आती हैं, चाहे मर्डर हो या बाकी कोई क्राइम, वो सारी बड़ी बड़ी जो क्राइम है सब किस में आती है, वो क्रिमिनल लॉ में आती है. और जहां तक क्रिमिनल लॉ की बात है, मकसद क्रिमिनल लॉ का सिर्फ और सिर्फ ये होता है टू प्रोटेक्ट द ऑफेंसेस. आपने जुर्म को होने से रोकना है, जराइम को होने से आपने रोकना है. दैट इज व्हाई टू प्रिवेंट द ऑफेंसेस. और अगर किसी ने ऑफेंस किया है, नाउ यू हैव टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर. जिसने ऑफेंस किया वो बन गया ऑफेंडर. और क्रिमिनल लॉ का मकसद ये है कि वो ऑफेंडर जो है उसके लिए आपने तयन करना है, प्रिस्क्राइब करना है कि उसको कौन सी आप कोठरी में रखेंगे या जुर्माना करेंगे या फांसी देंगे, उम्र कैद की सजा देंगे, व्हाटएवर. तो यू आर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर. सो क्रिमिनल लॉ का मकसद यही है टू प्रोटेक्ट द ऑफेंसेस फ्रॉम हैपनिंग एंड आल्सो टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर या ऑफेंसेस. और जहां तक ये ऑफेंसेस की बात है, ये कहीं भी हो, वेदर अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, अगेंस्ट सोसाइटी, इन सोसाइटी और अगेंस्ट स्टेट, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ रॉन्ग एक्ट और क्राइम. ये हमेशा कंसीडर किया जाता है गलत सिस्टम और ये जुर्म माना जाता है, चाहे आप एक इंसान के खिलाफ जुर्म कर रहे हैं या पूरी स्टेट या सोसाइटी में कर रहे हो जुर्म, ये हमेशा खतरा रहता है. दैट इज व्हाई स्टेट जो है वो इनिशिएट करती है एक्शंस, प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑफेंडर, अगेंस्ट द क्रिमिनल्स. जो इन क्रिमिनल एक्ट्स या ऑफेंसेस वाले एक्ट्स में मुलविस होते हैं, उनके लिए जो स्टेट है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है, इनके खिलाफ एक्शंस लेती है. जब स्टेट इन ऑफेंसेस वाले बंदों के खिलाफ, ऑफेंसेस वाले लोगों के खिलाफ एक्शंस लेती है, तब हम ये मानते हैं स्टेट इज पार्टी टू द क्रिमिनल लॉ, स्टेट इज पार्टी टू द, या हम ये कह सकते हैं स्टेट इज पार्टी टू क्राइम. स्टेट इज पार्टी टू क्राइम वो इसलिए क्योंकि स्टेट उस क्रिमिनल के खिलाफ उस क्राइम पर एक्शन लेती है, स्टेट उस क्रिमिनल के खिलाफ उस क्राइम पे एक्शन लेती है. दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग स्टेट एज अ पार्टी टू क्राइम, एज अ पार्टी टू क्राइम. और ये क्राइम के लिए पार्टी सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, पनिशमेंट का तयन करते हैं, प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ चलाते हैं. दैट इज व्हाई स्टेट का जो मेन मकसद ये रहता है कि ये क्राइम रुके और सोसाइटी में मेंटेन हो पीस, लॉ एंड ऑर्डर, पीस, लॉ एंड ऑर्डर. जहां तक इस क्रिमिनल लॉ की बात है, एक क्रिमिनल लॉ का मकसद ये रहता है to promote, to make it prevail, to make it possible to prevail criminal justice. Criminal justice maintain. ये criminal justice क्या है? Criminal justice system. So criminal law is there. Criminal law is there to maintain criminal justice. और ये criminal justice क्या होती है? सबसे पहली बात इसमें रहती है, आपने जुर्म को होने से रोकना है. आपने जुर्म को होने से रोकना है. That is why to prevent offense. To prevent, आपने जुर्म को होने से रोकना है. और दूसरा ये है, अगर किसी ने अब जुर्म किया है, आपने उस मुजरिम को सजा देनी है. यू हैव टू पनिश दैट वेरी ऑफेंडर, जिसने भी वो ऑफेंस किया है. सो पहला स्टेप ये रहता है आपने जुर्म को होने से रोकना है. और दूसरा स्टेप ये रहता है जिसने अब ये जुर्म किया हो, आपने उसको सजा दे दिया. यू हैव टू पनिश द कल्प्रिट और ऑफेंडर या परपेट्रेटर. और तीसरा स्टेप ये रहता है, अब उसको आपने, उस मुजरिम को आपने सजा दी, हिज पनिशमेंट टाइम इज ओवर. वंस हिज पनिशमेंट टाइम इज ओवर, उसके बाद आपने उसके लिए सोचना है, उसको रिहैबिलिटेट करना है. उसको आपने क्या करना है? रिहैबिलिटेट करना है, क्योंकि बहुत सारा टाइम उसने या तो जेल में गुजारा है, किस तरह से गुजारा है, पनिशमेंट के तहत उसने गुजारा है. अब जब आप उसको रिलीज कर रहे हैं तो आपने उसके लिए रिहैबिलिटेशन का तयन करना है, आपने उसके लिए रिहैबिलिटेशन वाले स्टेप्स इनिशिएटिव्स देने हैं. सो ये पहले 3 स्टेप्स रहते हैं जहां तक क्रिमिनल जस्टिस की बात है. और तीसरा स्टेप ये रहता है, जिस तरह हम सिविल लॉ में ज्यादातर ये पढ़ते थे, वहां मेन जो फोकस था वो इस बात पे दिया जाता था टू पे द कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम, टू पे द कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम. वो ज्यादा फोकस वहां पर किया जाता था. लेकिन यहाँ पर फोकस दोनों साइड से, आपने एक तो उसको पनिशमेंट देनी है ऑफेंडर को, दूसरा उसको पनिशमेंट इज ओवर, उसके बाद आपने उसको रिहैबिलिटेट करना है, जिसको हम बाज आबादकारी कहते हैं. और तीसरी चीज जो यहाँ पर है, दैट इज आपने जो विक्टिम है उसके साथ आपने कॉम्पेंसेट, आपने उसको कॉम्पेंसेट देना है. जितना उसका नुकसान हुआ है आपने उसका इजाफा करना पड़ेगा.
दैट इज सिविल लॉ में सिर्फ इस चीज पे ज्यादा फोकस दिया जाता था, लेकिन क्रिमिनल लॉ में विक्टिम को आपने कॉम्पेंसेट भी करना है और आपने ऑफेंडर को सजा भी देनी है और फिर उसको रिहैबिलिटेट भी करना है। यहाँ पर दोनों साइड से आप फोकस करते हैं। सो आप विक्टिम को कॉम्पेंसेट करते हो as soon as possible। इसके साथ साथ आपका मेन मकसद क्रिमिनल जस्टिस में ये रहता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो पीस एंड हार्मनी होगी। और आखिरी चीज यहाँ पर ये रहती है, आप जब एक जुर्म पेशा बंदे को जब आप सजा देते हो तो वो बाकियों के लिए ओपन मैसेज होती है दैट दे विल नॉट बी फॉरगिवन, उनको कोई भी माफी नहीं मिल सकती है। तो वो हर एक वो क्रिमिनल माइंड सेट का जो बंदा होता है वो क्राइम को करने से सोचता है, पहले 1000 बार सोचता है कि अगर मैं ये करूं तो मुझे वो सजा मिलेगी। दैट इज व्हाई यू आर वहां पर क्या करते हैं इस क्रिमिनल जस्टिस में जो आखिरी स्टेप होता है दैट इज टू डिटर द ऑफेंडर फ्रॉम कमिटिंग क्रिमिनल एक्ट्स इन द फ्यूचर। वो सोचता है कि मैं क्रिमिनल एक्ट्स फ्यूचर में करूं या ना करूं। वो क्यों इस वक्त सोचता है? क्योंकि उसके सामने एग्जांपल है लाइव कि किसी ने ऑफेंस किया था और आपने उस ऑफेंडर को सजा दी। जब आपने हेवी पनिशमेंट उसको दे दी तभी जाके बाकी मुजरिम जो है वो सबक सीखते हैं। That is why last point stands to deter the offender from committing the criminal act in the future। ये मकसद रहता है क्रिमिनल जस्टिस का। And criminal justice is directly related to criminal law। Then there is what are the stages? Various steps जो क्रिमिनल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं to conduct a crime, to conduct an offense or to conduct a crime। सबसे पहले वहां पर ये जो स्टेप्स रहते हैं इनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इम्पैक्ट IMPAC। सबसे पहले आपने इरादा जानना है, आप किस इंटेंट से ये क्राइम सरंजाम देना चाहते हो। आप ये क्राइम क्यों करना चाहते हो तो आपका इंटेंट क्या रहेगा? I stands for intent। सो आपका इरादा क्या है, आप ये क्राइम क्यों करना चाहते हो। दूसरा, अब आपको ये कौन सी चीज मोटिवेट करती है, या तो आप गरीब हो या अमीर हो, जो भी हो, आप पर्सनली बहुत ज्यादा पैसे चाहते हो, या ये किसी और का फायदा हो थर्ड पर्सन का और वो आपको हायर करता है। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग मोटिवेटेड। सो पहला आपका इरादा, इंटेंट आपका क्या है, आप ये क्राइम क्यों कर रहे हो। दूसरा, आपको कौन सी चीज मजबूर कर देती है, मोटिवेट कर देती है कि आप ये क्रिमिनल एक्ट सरंजाम देते हैं। तीसरा, इस क्राइम को सरंजाम देने के लिए आपके पास तैयारी क्या है, दैट इज प्रिपरेशन। देन देयर इज अटेम्प्ट। आप ये कहां पे करोगे, वो घर से निकलेगा, गात लगाओगे, क्या करोगे, कहां पे ये एक्ट करोगे, या किसी चीज में डालोगे, खाने वाली चीज में कुछ डालोगे, किस तरह से करोगे, अटेम्प्ट, कमीशन। उसके बाद आप जो टाइम रहती है, टेम्पोरल डायमेंशन जिसको हम कहते हैं, आपको जहां ये सरंजाम देना है वो स्पॉट कौन सा होगा। सो टेम्पोरल डायमेंशन, कितने जो ड्यूरेशन रहती है, किस टाइम के दौरान वो आइसोलेशन में रहता है, कहां रहता है, तो वहां पर आप ये कमिट कर रहे हो लेटर ऑन। तो ये 5 स्टेप्स रहते हैं जब एक क्रिमिनल एक ऑफेंस करता है, एक क्राइम करता है। और जहां तक प्रोसीडिंग्स की बात है, during British rule, the backbone of the criminal law proceedings in India was formed by Indian Penal Code of 1860। So it is backbone of the criminal proceedings in India। So criminal law की जो backbone है वो कौन सा है? IPC, Indian Penal Code of 1860। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आगे चलती है, जिसके लिए आता है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, वो आता है 1973 और 1974। इसके तहत जो प्रोविजंस आते हैं, आप क्रिमिनल्स को सजा देते हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, इन 2011 सुप्रीम कोर्ट रिवील्ड दैट जो भी ऑफेंडर होता है उस ऑफेंडर के लिए, फिर जैसे सबको पता है कि किसी को भी सजा होती है, दोनों पार्टी, एक इल्जाम लगाने वाली जिसको हम विक्टिम कहते हैं, दूसरा जो मुजरिम होता है, ये दोनों हायर करते हैं एडवोकेट्स को, वकील्स को, ये हायर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 2011 में ये कहती है that every defender or offender has a constitutional right to counsel। वो उनको डिफेंस के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं। फिर ये सबूत पे दारोमदार है इसका कि वो बच जाए या वो फंस जाए। दैट इज सो दैट टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। सो चाहे वो क्रिमिनल को भी ये राइट है अपने आप को डिफेंड करने का थ्रू एडवोकेट। दैट इज व्हाई आर्टिकल 22 इज नोन एज a necessary evil। आर्टिकल 22 इज नेसेसरी इविल। क्यों? क्योंकि एक तो वो जुर्म करता है, दूसरा उसको आप डिटेंशन के दौरान प्रोटेक्शंस दे रहे हो। प्रोटेक्शंस ये दे रहे हो, आपने जब उसको अरेस्ट किया वहां पर कौन था, उसको जानता था, नहीं जानता था, वो उसको बोलता है कि मेरे घर वालों को बता देने तक आई गॉट अरेस्टेड।
अब वो डिटेंशन में है, उसके घर वालों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बाद वो सोचते हैं हम बुक करेंगे किसी वकील को, हम बुक करेंगे किसी सो दैट डिफेंड दैट वेरी कल्प्रिट जिसको अरेस्ट किया गया है अंडर डिटेंशन जो बंदा है। सो अंडर डिटेंशन उसको प्रोटेक्शंस रहती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि जो भी ये चाहे वो ऑफेंडर हो, जो भी ये डिफेंस करने वाले लोग होते हैं जिनमें वकील आते हैं विक्टिम के भी और परपेट्रेटर के भी, वो वकील हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये है क्लाइंट ये बच जाए, ये क्लाइंट जो हमारा है ये बच जाए। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी ये 2011 में इस बात को जस्टिफाई करती है कि एवरीबॉडी हैज अ राइट टू काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू काउंसिल। सो ये सारी चीजें आती है क्रिमिनल लॉ में। विद दैट वी कंक्लूडेड यूनिट 2।